हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल ऑफ रिपर्टराइजेशन 6th एडिशन बाय प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत तिवारी। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि व्हाट इज़ रिपर्टरी नीड्स, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, यूजेस, लिमिटेशंस। उसके अलावा हमने आगे अर्ली रिपर्टरीज देख लिए, मिडिल टाइम रिपर्टरीज देख लिए, मॉडर्न रिपर्टरीज देख लिए। मॉडर्न रिपर्टरीज के बाद हमने क्लिनिकल रिपर्टरीज भी देख लिए। तो अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं, जो टॉपिक्स रह गए हैं हमारे वो कवर करते जाते हैं। तो अभी तक हमने इसमें रिपर्टरी नीड्स, यूजेस ये सब देख लिए हैं, लिमिटेशंस देख लिए हैं। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी, रिपर्टराइजेशन मेथड्स, टेक्निक और प्रोसेस। तो आज हम देखेंगे मेथड्स क्या हैं रिपर्टराइजेशन के बारे में, मतलब ओवरऑल आज हम रिपर्टराइजेशन के बारे में देखेंगे। फिर जो भी रिपर्टरी का सेक्शन रह गया है इंट्रोडक्शन से, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे जो जो हमारा मिसिंग है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी ईओस वो हमने कर ली है। अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनमें से हमें डिटेल्स लेनी है, तो वो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिपर्टराइजेशन क्या है, व्हाट इज़ रिपर्टराइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन इज एसेंशियली अ लॉजिकल एलिमिनेशन ऑफ अपेरेंटली सिमिलर मेडिसिन। तो होता क्या है कि हमने क्या किया, केस टेकिंग करते हैं, सिम्टम्स इकट्ठे करते हैं, उन सिम्टम्स को लॉजिकली ट्रांसफ़र करते हैं किस में, रूब्रिक्स में। तो रूब्रिक्स में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हमें 10 रूब्रिक्स मिले, तो हम 10 रूब्रिक्स में से लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है, सिमिलर मेडिसिन। बहुत सारों में सिमिलर मेडिसिन आती हैं, जैसे नी पेन के 50 तरह के रूब्रिक्स हो सकते हैं, नी पेन एग्रावेट बाय दिस, मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस। तो बहुत सारे सिमिलर रूब्रिक्स होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। एलिमिनेट करते हैं सिम्टम्स को, रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर रूब्रिक्स में भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं कौन सा रूब्रिक इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें जो मेडिसिन होती हैं अलग अलग, तो उनका जो अपेरेंटली सिमिलर मेडिसिन आती हैं उनका लॉजिकल एलिमिनेशन करना, जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, उसे हम रिपर्टराइजेशन कहते हैं। इट स्टार्ट विद अ ब्रॉड चॉइस एंड ग्रेजुअली नैरो डाउन द फील्ड। तो एक हमारे पास एक ब्रॉड चॉइस होती है, मान लो 10 रूब्रिक्स हैं, तो बहुत सारी 20 मेडिसिन, 25 मेडिसिन हमारे पास आ गई। तो अब हमें उसे 25 में से हमें एक से मिनिमम निकालनी है, तो हम उसको नैरो डाउन करते हैं, विच प्रोवाइड अस एन एडिक्वेट एंड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मेडिसिन, जिसकी वजह से हमें एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मेडिसिन मिलते हैं, सो दैट द फाइनल सेलेक्शन ऑफ द सिमिलम इज मेड ईजियर विद द हेल्प ऑफ फर्दर रेफरेंस टू द मटीरिया मेडिका इफ रिक्वायर्ड। तो अगर हमारे पास 25 मेडिसिन है और फिर हमने क्या किया, रिपर्टराइजेशन के थ्रू हमने उसमें से जो लॉजिकल एलिमिनेशन कर दिया, अब हमारे पास एक छोटा ग्रुप बच गया मेडिसिन का। अब हम उसमें से आसानी से सिलेक्शन कर सकते हैं मटीरिया मेडिका का रेफरेंस लेकर। तो बेसिकली रिपर्टराइजेशन है क्या, कि हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ सिम्टम्स मिले हैं, उसमें लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन हैं। अब उन सिम्टम्स को हमें लॉजिकली ट्रांसफ़र करना है रूब्रिक्स से, कि जैसे 4 सिम्टम्स से हम एक पर्टिकुलर रूब्रिक्स, मीनिंगफुल एक लॉजिकल रूब्रिक बना पाएँ, और उस रूब्रिक्स में हमें लिमिटेड नंबर ऑफ मेडिसिन मिले। तो ये रिपर्टराइजेशन है। तो द एम ऑफ रिपर्टरी इज नेवर टू रिप्लेस द मटेरिया मेडिका बट टू हेल्प इन द फाइनल चॉइस ऑफ सिंगल मेडिसिन। तो रिपर्टरी का कभी ये उद्देश्य नहीं रहा कि वो मटेरिया मेडिका को रिप्लेस कर दे। तो रिपर्टरी का काम क्या है, रिपर्टरी का काम है कि जो सिंगल मेडिसिन है उसकी फाइनल चॉइस हमें मिल सके। तो जो रिपर्टरी हेल्प करती है हमें पेशेंट को, दस द स्टडी ऑफ रिपर्टरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पेशेंट को समझने के लिए, एंड मटेरिया मेडिका को समझने के लिए। तो जो मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी है वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे की पूरक है, ना कि एक दूसरे की रिप्लेस नहीं कर सकती। दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती हैं, कि दो चीज़ें जो मिलकर हमें एक चीज़ प्रोवाइड करें। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होती हैं, तो एक मेडिसिन ने अपना एक्शन दिखा दिया, अब आगे क्योर नहीं मिला, हमें अचीव नहीं हुआ, तो हम दूसरी मेडिसिन देते हैं जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जो उसकी पूरक होती है, जो हमें क्योर तक ले जाए। वैसे ही मटीरिया मेडिका और रिपर्टरी दो पोल्स हैं, दो पोल्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि दो स्तंभ, poles, we can say poles, or that
जिस पे एक हमारी क्योर टिका हुआ है। तो हमारे क्योर के लिए हमें मटीरिया मेडिका की भी नॉलेज होनी चाहिए, रेपर्टरी की भी होनी चाहिए। अगर एक भी हटेगा तो हम उतने एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर जो इसका ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट है रेपर्टराइजेशन का, वो कहाँ से हुआ? तो जब सिंक्वाना वार्क का एक्सपेरिमेंट किया था एनीमैन सर ने, तो उन्होंने एक न्यू मेथड डिस्कवर किया जो थी ह्यूमन इम्प्रूविंग, तो क्वालिटी ऑफ ड्रग को समझने के लिए। फिर उससे एक नया एरा स्टार्ट हुआ इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। तो उससे हमें माइन्यूटेस्ट डिटेल पता चल गई। मतलब जब हमने ह्यूमन पे प्रूविंग की तो हमें पता चला कि अरे ये सेंसेशन भी होता है, ये फंक्शन भी होता है, ये मेडिसिन इस चीज़ पे भी काम कर रही है। मतलब एक एक छोटी छोटी डिटेल्स बनी, और जिससे मटेरिया मेडिका का क्या हुआ, पहले जो ड्रग एक पेज में आ रहा था, अब हमारे पास माइंड भी है उसका, आई सिम्टम भी है, नो सिम्टम भी है, स्टमक भी है, जीआईटी है और रेस्पिरेटरी है। तो अब वो स्वेलअप कर गई मटेरिया, बहुत सारे सिम्टम्स हो गए। तो मटेरिया मेडिका जो प्यूरा है उसकी 2 वॉल्यूम आई, 2 वॉल्यूम क्रोनिक डिसीजेस की आई, ऐसे करके नॉलेज बहुत वास्ट हो गई। तो हेनीमैन और उसके जो डिसिपल्स थे, मतलब उनके जो शिष्य थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि एक ह्यूमन माइंड क्या है, उसकी एक लिमिट है। कितनी चीज़ें याद कर सकते हो तुम? हज़ारों लाखों चीज़ें नहीं याद कर सकते। तुम फैक्ट्स रिकॉर्ड कर सकते हो, तुम हर चीज़ नहीं कर सकते, पर इससे क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी कि जब तुम्हें बाकी चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो तुम एफिशिएंटली मतलब इतना अच्छे से दवाई नहीं दे सकते ना पेशेंट को एकदम से मिलबम। तो ये फैक्ट को देखते हुए उन्होंने एक ऐसी मैनुअल तैयार की जिससे जो ह्यूमन माइंड है उसको इतनी मेहनत ना करनी पड़े और हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाए। तो हेनीमैन ने मेंशन किया है ऑर्गेनन में एफोरिज्म 153 में जो इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की इम्पोर्टेंस, और सजेस्ट किया है फुटनोट में उसी एफोरिज्म के कि जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं टू द रेपर्टरीज फॉर फाइंडिंग आउट एन अप्रोप्रिएट रेमेडी ऑफ द केस। तो मतलब उनके कहने का मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं जिन्हें हम इग्नोर कर रहे थे, अब जो हमें मिले हैं तो वो ज़रूरी है, हमारे लिए एसेंशियल हैं। तो वो उनको रेफ़र करने के लिए हमें क्या चाहिए? रेपर्टरी चाहिए। फिर उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि मास्टर हेनीमैन ने, उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही कम्बरसम है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसमें। तो उसको विजुलाइज़ करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है प्रैक्टिशनर को, सेलेक्ट करने में सिमिलर रेमेडी, इतनी सारी सिमिलर, जो हम जैसे 5 रेमेडी भी अगर हम रिपर्टराइज करते हैं तो हमें लगता है ना कि अरे ये लेकिसिस भी हो सकता है, ये नेटम्यूर भी हो सकता है, ये इसका सिम्टम ये तो फॉस्फोरस भी हो सकता है। तो अब उनमें से हमें एक सिमिलम चाहिए। तो वास्ट मैनी सिमिलर से एक सिमिलर निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो उनको ये आइडिया आया कि उन्हें जो मटेरिया मेडिका है उसको लॉजिकली इंडेक्स कर देना चाहिए। लॉजिकली इंडेक्स कैसे कर देना चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ रिपर्टरी। फिर उसके बाद है हमारे मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन। तो यहाँ से हमारा मेन जो है वो स्टार्ट होता है। क्वेश्चंस अगर आते हैं तो मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन से आ सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन क्या है? तो मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन एक लॉजिकली और प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिस है जिसमें हमने सुटेबल रेपर्टरी बनाने की कोशिश की है इन अ गिवन केस टू फाइंड आउट द मोस्ट सिमिलर मेडिसिन एफिशिएंटली विद एक्यूरेसी। पर्टिकुलर केस में ताकि हम उससे मोस्ट सिमिलर मेडिसिन निकाल सकें बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। तो रेपर्टरी क्या है? रेपर्टरी में हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड, तो रेपर्टरी में हम क्या करते हैं? मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन क्या है? जिसमें हम लॉजिकली और प्रिस्क्राइब प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक सूटेबल रेपर्टरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेपर्टरी को यूज़ करने के लिए इफेक्टिवली और ड्राइव मैक्सिमम बेनिफिट। अब हमने रेपर्टरी बना ली, सूटेबल रेपर्टरी। अब सूटेबल रेपर्टरी का यूज़, तो रेपर्टरी तो हमने बना ली, हमारे पास आ गया कि भैया हमने रेपर्टरी बना ली, अब हम रेपर्टरी की हेल्प ले सकते हैं। अब 50 रेपर्टरी में से हमें कौन सी रेपर्टरी की हेल्प लेनी है? तो मेकिंग यूज़ ऑफ सूटेबल रेपर्टरी इज़ द मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन, कि हमें उन रेपर्टरी को इफेक्टिवली यूज़ करना है ताकि हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स पा सकें। और इसके लिए हमें एक उसकी ज़रूरत है, गाइडलाइन की ज़रूरत है कि हाँ भाई ये रेपर्टरी यूज़ कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते हैं। हर रेपर्टरी की अपनी अलग फिलॉसफी होती है, अपना अलग प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये हम देख चुके हैं। अलग अलग
टाइप्स ऑफ केसेस के लिए सुटेबल होती हैं। जैसे हमने देखा था बॉर्निंगसन की या बोगर सर की जो लेबोरेटरी थी वो पर्टिकुलर से जनरल पे बेस्ड थी। उन्होंने पैथोलॉजिकल जनरल को बोगर ने बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, बॉर्निंगसन ने पर्टिकुलर को इंपॉर्टेंस दी थी, कैंट सर ने जनरल्स को स्पेसिफिकली मेंटल जनरल्स को इंपॉर्टेंस दी थी। तो हर एक लेबोरेटरी की एक अपनी फिलॉसफी, अपना कंस्ट्रक्शन है। तो उसके लिए हमें मेथड इवॉल्व करना पड़ा कि हर एक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हमें एक मेथड इवॉल्व करना पड़ा जिससे हम उन्हें मैक्सिममली यूज़ कर पाएँ, उनका जो पर्पज़ है रेपर्टरी का वो पूरा हो पाए। तो ईच एवरी केस हैज़ इट्स ओन डायमेंशन। अब क्या है, हर एक केस की अपनी खुद की डायमेंशन है जो डिसाइड करती है, सिलेक्शन ऑफ रेपर्टरी को हेल्प करती है। जो हमें मतलब हम सेलेक्ट कैसे करेंगे रेपर्टरी, केस को देखकर। अब हम देख रहे हैं हमारे पास कोई ऐसा केस आया जिसमें मेंटल जनरल्स ही नहीं है और हमने उठा ली कैंट रेपर्टरी, अब हम उसे यूज़ कर रहे हैं पर हमें वो अच्छा आउटकम नहीं मिल पा रहा है। तो हर एक रेपर्टरी का अपना मेथड है, वैसे ही हर एक केस की अपनी डायमेंशन है। अब हम देख रहे हैं केस में केस में पर्टिकुलर्स ज़्यादा हैं तो हम बोगस की रेपर्टरी उठा लेते हैं, केस में क्लिनिकल सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो हम क्लिनिकल रेपर्टरी से प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये है हमारा मेथड ऑफ रेपर्टराइजेशन। अब 4 मेथड हैं रेपर्टराइजेशन के। कौन कौन से? बॉर्निंगसन मेथड फर्स्ट, सेकंड इज कैंट मेथड, थर्ड इज बोगस मेथड एंड फोर्थ इज क्लिनिकल मेथड। Yes, fourth is first is Bonnington, second is Kant, third is bogus and fourth is clinical method। तो 4 मेथड हमने रेपर्टराइजेशन के देखे। तो फर्स्ट मेथड क्या है? बॉर्निंगसन मेथड। बॉर्निंगसन के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी पढ़ चुके हैं। बॉर्निंगसन क्या है? फादर ऑफ रेपर्टरी हैं। इन्होंने बहुत सारी रेपर्टरी दी, हमने इनकी रेपर्टरी पढ़ी, रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, नॉट एंटीसोरिक, रिलेटिव किनसेप, BTPV। और उन्होंने इनकी जो रेपर्टरी हैं उन्होंने बनाई, बाद में उन्हें एलिबरेट किया H.A. रॉबर्ट ने। मतलब इन्होंने बॉर्निंगसन ने अपना एक मेथड दिया और उसे बाद में एलिबरेट किया किसने? H.A. रॉबर्ट ने। H.A. रॉबर्ट ने इनकी BTPV में भी करेक्शंस किए थे, हमने देखा था, बाद में जो ट्रांसलेशन किया था ड्यूरिंग 6th ट्रांसलेशन। तो ये इनिशियली ऑल द स्टॉलवर्ट्स फॉलोड दिस मेथड। इनिशियली क्या था, सारे स्टॉलवर्ट ने ये मेथड फॉलो किया। कौन सा? बॉर्निंगसन मेथड, क्योंकि ये पहले बना था। तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन द केस इज डोमिनेटेड बाय फिजिकल सिम्टम्स। तो ऐसे केसेस में जहाँ फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं बॉर्निंगसन का मेथड। तो बॉर्निंगसन का मेथड हम कब यूज़ कर रहे हैं? ऐसे केसेस में जहाँ पर फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा हैं। 1 सेकेंड। यस, हाँ। फिर उसके बाद मतलब जहाँ पर कंप्लीट सिम्टम्स अच्छे से रिप्रेजेंट किए हैं वहाँ पर हम ग्रैंड जनरलाइजेशन का यूज़ करके बॉर्निंगसन का मेथड यूज़ कर लेते हैं। द केस में हैव द प्रेजेंस ऑफ कॉन्कमिटेंट सिम्टम्स द जनरल्स में बी लेकिंग इन द केस। ऐसे केसेस जहाँ पर जनरल्स नहीं हैं वहाँ पर हम पर्टिकुलर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और पर्टिकुलर्स में भी हम कंप्लीट सिम्टम्स उठाकर उनके बेसिस पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हमारा कैंट मेथड। एज वी ऑल नो, ने जनरल पर ज़्यादा फोकस किया। तो ये मेथड फॉलोड होता है उन केसेस में जहाँ पर जनरल सिम्टम्स ज़्यादा हैं, जैसे कि मेंटल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स। तो जहाँ पर मेंटल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा हैं वहाँ पर हमारा कैंट का मेथड यूज़ होता है। तो या तो मेंटल सिम्टम्स हैं या फिजिकल सिम्टम्स हैं या दोनों हैं तो हम कैंट का मेथड यूज़ करेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स हैं अगर तो भी हम कैंट का मेथड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बोगस मेथड। तो बोगस मेथड कब यूज़ करते हैं? उन केसेस में जहाँ पर पॉजिटिव मोडालिटीज़ हैं, पैथोलॉजिकल जर्नल्स हैं या फिर पर्टिकुलर्स ज़्यादा हैं विद कॉन्कमिटेंट्स। तो ऐसे केसेस में हम बोगस का मेथड यूज़ करते हैं। लास्ट वन इज़ क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड उन केसेस में यूज़ करेंगे जिनमें मोर ऑफ कॉमन सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, मतलब जो डिसीज़ के खुद के सिम्टम्स हैं। जैसे फीवर आया है तो टेम्परेचर राइज होगा, तो दिस इज़ द कॉमन सिम्टम्स। अगर किसी का BP लो है तो वहाँ वर्टाइगो मिल सकता है, हमें चक्कर आना, डिजीनेस मिलेगी, वर्टाइगो मिलेगा। तो ये सिम्टम्स क्या है? डिसीज़ के खुद के सिम्टम्स हैं। अगर कोई बीमारी हुई है, अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो उसमें पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया मिलेगा। तो ये डिसीज़ के सिम्टम्स हैं, इन पे हम जनरली फोकस नहीं करते क्योंकि भैया डायबिटीज़ है उस बंदे को, उसकी हम प्यास क्यों लेंगे? क्यों हम पूछेंगे कि कम पानी पीते हो, ज़्यादा पानी पीते हो, थर्स्ट ज़्यादा है, कम है? क्यों हम देखेंगे कि थर्स्टी है पेशेंट नहीं है? क्योंकि बेचारे को डायबिटीज़ है, थर्स्ट ऑब्वियस सी बातें बढ़ेगी, तो पॉलीडिप्सिया होगा। तो पर
अगर हमें सिर्फ वही सिम्टम्स मिल रहे हैं तो हम क्लिनिकल मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जनरल्स और अनकॉमन सिम्टम्स का लैक होता है, ऐसे केसेस में हम क्लिनिकल मेथड यूज़ करते हैं। फिर डॉक्टर वी.के. सरकार ने अपनी किताब में लेक्चर्स ऑफ होम्योपैथी, जो कि 1956 में आई थी, उन्होंने अपनी किताब में और कुछ मेथड्स दिए। वो थे 6 मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन। तो वो 6 मेथड्स क्या थे? तो उन्होंने 6 मेथड्स दिए। पहला मेथड था हैनीमैन एंड बोर्निंगहसेन मेथड, हैनीमैन्स मेथड एंड बोर्निंगहसेन मेथड। तो हैनीमैन्स मेथड और बोर्निंगहसेन मेथड एक ही था कि कंप्लीट सिम्टम अवेलेबल है तो हम इस मेथड पर काम करेंगे, जहाँ पर हमें कंप्लीट सिम्टम मिल रहा है, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज विद कॉन्कॉमिटेंट्स। दूसरा मेथड है हमारा कैंट मेथड। कैंट मेथड कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ पर जनरल्स ज़्यादा हैं, मेंटल फिजिकल सिम्टम्स जहाँ ज़्यादा हैं और पर्टिकुलर्स जहाँ पर हैं, वहाँ हम कैंट मेथड यूज़ कर लेंगे। थर्ड मेथड, फिर फर्स्ट मेथड हैनीमैन एंड बोर्निंगहसेन, सेकंड मेथड कैंट मेथड, थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड, फिफ्थ मेथड, सिक्स्थ मेथड, इनका कोई नाम नहीं है। थर्ड मेथड क्या था? थर्ड मेथड जहाँ पर मेंटल सिम्टम्स नहीं है। तो अब ये बहुत ऐसे अगर हम याद करते हैं कि अरे ये थर्ड मेथड था, अरे ये फोर्थ मेथड था, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, हमें नहीं समझ में आता कि कौन सा थर्ड मेथड था, कौन सा फोर्थ मेथड था। तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है कि सबसे पहले बोर्निंगहसेन आए और बोर्निंगहसेन ने उठाकर कंप्लीट सिम्टम दे दिया कि भाई पूरा सिम्टम उठाओ और देखो, और पूरा सिम्टम है तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे। फिर पूरे सिम्टम, कंप्लीट सिम्टम के फिर कैंट में जनरल्स हमें पता है, मेंटल और फिजिकल्स। अब यहाँ से हम एक एक करके देखते जाएंगे। तो जनरल्स में दोनों आ गए, मेंटल भी आ गया और फिजिकल भी आ गया। अब थर्ड मेथड में क्या करेंगे? हम मेंटल को हटाएंगे, जो पहले वाला है उसे हटा देंगे। तो मेंटल को हटा दिया। तो थर्ड मेथड हम कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ मेंटल सिम्टम्स नहीं है, जहाँ सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स और पर्टिकुलर्स है। इसमें क्या थे? जनरल्स, जिसमें मेंटल, फिजिकल और पर्टिकुलर्स। तो अब मेंटल हटा दिया हमने, तो क्या बचा? फिजिकल और पर्टिकुलर्स। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड में हमने फिजिकल भी उठा दिया, मतलब अब जनरल के 2 चीज़ें थी, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल्स, अब वो पूरा ही ख़त्म हो गया। तो फोर्थ मेथड वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ जनरल्स ही नहीं है, जहाँ फिजिकल जनरल्स, मेंटल जनरल्स दोनों एब्सेंट है। अब बचा क्या? सिर्फ पर्टिकुलर। तो जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स हैं, स्ट्राइकिंग पर्टिकुलर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं, वहाँ हम फोर्थ मेथड यूज़ करेंगे। फिफ्थ मेथड। अब फिफ्थ मेथड क्या है? फिफ्थ मेथड कहता है कि जहाँ पर कॉमन सिम्टम्स हैं, यहाँ पर्टिकुलर्स भी नहीं है, बहुत ही पर्टिकुलर स्ट्राइकिंग पिक्यूलियर सिम्टम्स नहीं है, वहाँ क्या है? कॉमन सिम्टम्स हैं। अब ये सब हटा दो, जनरल्स हटा दिए, पर्टिकुलर्स हटा दिए, अब क्या बचे? डिसीज़ के जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जो पैथोलॉजी है उसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे फिफ्थ मेथड। फिफ्थ मेथड में कॉमन सिम्टम्स में क्या क्या आ जाता है? तो पेशेंट पर्सनल, फैमिली हिस्ट्री, टेम्परामेंट, कॉम्प्लेक्शन, कलर। यूजुअली हम इन पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम जब रेमेडी को रूल आउट करते हैं तो हम देखते हैं ये कॉमन सिम्टम्स कि हाँ भाई इसमें ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, ऐसे वाला। पर्टिकुलर ऑर्गन्स और टिश्यू अफेक्टेड, लोकेशन, कैरेक्टर, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लीजन्स, प्रोबेबल इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये सब आ गए हमारे कॉमन सिम्टम्स में। लास्ट मेथड बचा हमारा सिक्स्थ मेथड, और सिक्स्थ मेथड इज़ वेरी यूनिक क्योंकि यहाँ पर हम टेक्निकल नोसोलॉजिकल जो टर्म्स हैं उनको मेन हेडिंग्स की तरह यूज़ करते हैं। जो टेक्निकल नोसोलॉजिकल टर्म्स हैं उनको हम मेन हेडिंग की तरह यूज़ करते हैं। तो हमने वी.के. सरकार के 6 मेथड पढ़े और 4 मेथड पढ़े जो है हमारे मेन मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन। वी.के. सरकार ने अपनी किताब लेक्चर्स इन होम्योपैथी 1956 में जो आई थी उसमें 6 मेथड दिए थे। तो समरी अगर हम देखें मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन की, तो हमने क्या देखा कि जो मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन है उसमें मेन तो हमारे 4 मेथड्स हैं। कौन कौन से? बोर्निंगहसेन मेथड, हैनीमैन्स मेथड, कैंट मेथड, बोर्निंगहसेन मेथड, कैंट मेथड, बोगस मेथड और क्लिनिकल मेथड। बाकी वी.के. सरकार ने अपने 6 मेथड्स और बता दिए। और हर एक केस का अपना डायमेंशन होता है, हर एक रिपर्टरी का अपना एक फॉर्मेट है, अपनी फिलॉसफी, अपना कंस्ट्रक्शन है। तो हम जब मैच करते हैं कि ये पर्टिकुलर रिपर्टरी इसके लिए सुटेबल है या नहीं, और उस प्रेफरेंसेस के बेसिस पे, फिजिशियन के प्रेफरेंसेस के बेसिस पे नहीं, बल्कि केस के प्रेफरेंसेस के, केस की डायमेंशन के प्रेफरेंसेस पे हम रिपर्टरी सेलेक्ट करते हैं, उस पर हम देखते हैं मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ बिकॉज माई हेल्थ इज़ नॉट वेल, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और बाकी आगे हम पढ़ेंगे टेक्निक्स और प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन इन द नेक्स्ट वीडियो।
आज के लिए बस इतना ही। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ बता सकते हैं मुझे। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू।